नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 23 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का एजुकेशनल असेसमेंट से संबंधित और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ट्रिब्यून का अफगानिस्तान से संबंधित। अफगानिस्तान में आने वाले समय में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वैसे देखो हिंदू में जो आर्टिकल है वो मास्क की इंपॉर्टेंस से संबंधित है। अभी देखो इंडिया में सेकेंड वेव चल रही है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन सरकार ने देखो अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो सेकेंड वेव जिसका पीक मई महीने के 15 मई के आसपास आ सकता है या फिर मई में थर्ड या फिर फोर्थ वीक में आ सकता है। तो सेकेंड वेव के ख़त्म होने के बाद थर्ड वेव में सीधा हम एंटर कर जाएंगे अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। क्या करना चाहिए सरकार को? मास्क की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जनता को और ज़्यादा बताना चाहिए। बांग्लादेश हमारे साथ लगता देश है। बांग्लादेश में देखो कोविड-19 के सेकेंड वेव में इतने मामले नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, मास्क की इम्पोर्टेंस के बारे में जनता को बताया, जनता ने मास्क का इस्तेमाल भी किया। और देखो सबसे बड़ा जो काम बांग्लादेश ने किया, मास्क को फ्री प्रोवाइड किया कि जहाँ भी आप जाओ आपको फ्री मास्क मिलेगा, आप पहनो। लोकल लेवल पे जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनका सारा लिया गया, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं उनका सारा लिया गया कि जनता को एंकरेज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो मास्क पहने। और इसी का फ़ायदा बांग्लादेश को अभी मिल रहा है। देखो जो सबसे लास्ट विकल्प है महामारी को रोकने का वो तो वैक्सीनेशन है, बट जैसा आपको पता है इंडिया में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। कम ही परसेंटेज पॉपुलेशन को अभी हम वैक्सीनेट कर पाए हैं। सरकार ने यहाँ पर गलती की। अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच का जो बहुत इंपॉर्टेंट समय था वो गवा दिया। इस समय का इस्तेमाल किया जा सकता था ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को ऑर्डर करने के लिए, लेकिन सरकार को लगा ये जो दो कंपनीज हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, इन दोनों की वैक्सीन हैं, ये जो कंपनीज हैं ये इनफ है वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन अभी ये साबित हो रहा है कि ये दोनों कंपनीज जो हैं वो इनफ नहीं हैं। तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो सरकार को वैक्सीनेशन की रफ्तार इंक्रीज करनी होगी। फाइजर कंपनी ने इंडिया में अलाउ किया था वैक्सीन बेचने के लिए। देखो फाइजर वैक्सीन जो है ना वो दुनिया की अभी तक की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है, लेकिन फाइजर वैक्सीन महंगी है। फाइजर वैक्सीन है $20 की, 1000 रुपये से ज़्यादा का रेट हो जाता है। फाइजर को पता था कि इंडिया के कुछ ही लोग हमारी वैक्सीन अफोर्ड कर पाएंगे। उन्होंने इंडिया आने के लिए अप्लाई किया, लेकिन सरकार ने कहा कि पहले आप ब्रिजिंग स्टडी कीजिए, यहाँ पे लोकल ट्रायल्स कंडक्ट कीजिए। फाइजर ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं क्योंकि उनकी वैक्सीन बिक रही थी लगातार। बट अब इंडिया फाइजर के संपर्क में है कि जो ब्रिजिंग स्टडी की बात है उसे रिलैक्स कर दिया जाए और फाइजर वैक्सीन इंडिया में आए। स्पुतनिक वैक्सीन जो रशिया की वैक्सीन है उसके लिए तो बात हो चुकी है, वो जल्द ही इंडिया में एंटर कर सकती है। तो जल्द से जल्द देखो वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल करवाना जरूरी है। अभी क्या है, 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड की, लेकिन अब आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप खुद ही वैक्सीन परचेज कीजिए और जो 45 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको आप वैक्सीन प्रोवाइड कीजिए। राइटर कहते हैं, ये जो आर्टिकल है इसके पॉइंट हैं 2-3 जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइटर कहते हैं देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता कि वो वैक्सीन परचेज करके, वो भी महंगे दाम पे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तो महंगी वैक्सीन, सस्ती वैक्सीन दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगी वैक्सीन दे रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो जल्दी से अब जनता को वैक्सीनेट कर सकें। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए तो नुकसान आखिरकार किसका होगा? मतलब देश का ही तो होगा ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैलते हैं, इनको रोकना काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। पास्ट में हमारे देश में आपको पता है बड़े बड़े इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चले हैं। पोलियो वाला इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। सभी प्रोग्राम्स में सारा जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इस महामारी में सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों हाथ खड़े कर रही है, ये समझ से परे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कोविड-19 की महामारी से संबंधित। लेकिन देखो बात वही है, जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक हम तो यही उम्मीद करते हैं और भरोसा भी है कि महामारी ख़त्म हो जाएगी या फिर कम से कम केसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, तब ये बातें इररिलेवेंट हो जाएंगी, तब तक सब कुछ हो चुका होगा। तो हो सकता है ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया एग्ज़ाम के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं।
चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एजुकेशनल असेसमेंट में बदलाव की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो हमारे देश में कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और एक बार फिर से डिस्कशंस चल रही हैं कि साल के अंत में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएं या फिर कैंसिल कर दिए जाएं, पोस्टपोन कर दिए जाएं, क्या किया जाए। राइटर ये कहते हैं देखो कोविड-19 की महामारी एक मुश्किल समय है, बट ये महामारी हमें एक मौका देती है कि जिस हिसाब से बच्चों का अभी एजुकेशनल असेसमेंट होता है कि पूरा साल आप पढ़ाई करो और पूरा साल पढ़ने के बाद लास्ट में 3 घंटे का एक एग्ज़ाम होगा जिसके बेस पे असेस किया जाएगा कि आप कितने काबिल हो। ये जो तरीका है ना असेसमेंट का, ये सही नहीं है। इस एजुकेशनल असेसमेंट के तरीके को बदलने का मौका प्रोवाइड करती है ये महामारी। इसके बाद देखो एक बड़ा क्वेश्चन ये इमर्ज होकर आता है, अगर इन हाउस एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट हो सकते, यानी फिजिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स आमने सामने हों, इस प्रकार से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकते तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को कैसे कंडक्ट किया जाए। क्योंकि देखो बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे +2 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं। +2 के बाद हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होता है, तो इन एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कैसे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर कंडक्ट किए जाते हैं तो चीटिंग हो जाती है। इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं देखो यही तो दिक्कत है ना, डर ये लगता है हमें कि बच्चे बुक खोल के क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन पेपर ही ऐसा बनाएं कि बच्चे को बुक खोलना कंपलसरी हो, कि आपको बुक खोलनी ही है, आपको एंगेज करना है बुक के मटेरियल से, बुक में जो पर्सपेक्टिव है उससे विपरीत पर्सपेक्टिव आपको देना है, बुक में जो लिखा हुआ है उस पर आपको अपनी ओपिनियन बनानी है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर्स को सेट किया जाए तो फिर चीटिंग का जो खतरा है वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की जो वैल्यू है वो इमर्ज होके आएगी। इसके बाद राइटर कहते हैं अभी तो देखो जैसे तैसे करके अगर आप इन हाउस एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करवा सकते तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आप कंडक्ट करवा लोगे, लेकिन अगले साल से पूरा साल बच्चों का असेसमेंट चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साल के अंत में 3 घंटों में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, इससे देखो सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस का पता लगता है बच्चे की, बट होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे में हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है ये हमें पता नहीं लगता। तो इसलिए अगले साल से आप ऐसा प्रोविज़न कीजिए कि पूरे साल बच्चे की असेसमेंट चलती रहे। इसके जवाब में कुछ लोग वैसे ये बोल सकते हैं अगर देखो कोई स्कूल अपने आप से ही अपने ही स्कूल के बच्चों को असेस करेगा तो वो जानबूझ के बच्चों का जो स्कोर है वो बढ़ा चढ़ा के बताएगा, वो रिपोर्ट्स सही बताएगा, वो दिखाएगा कि बच्चे के पोर्टफोलियो में सब कुछ सही है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आप ये कर सकते हो, मान लीजिए 2 स्कूल हैं ए और बी, ए स्कूल के बच्चे को पूरा साल असेस किया जाए बी स्कूल के टीचर्स के द्वारा और बी स्कूल के बच्चों को पूरा साल असेस किया जाए ए स्कूल के टीचर्स के द्वारा। क्योंकि जो ए स्कूल के टीचर हैं उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है कि बी स्कूल के बच्चों को अच्छे से असेस किया जाए या फिर बेकार से असेस किया जाए, और पता भी नहीं होगा बी स्कूल के टीचर्स को कि हम ए स्कूल के बच्चों को असेस कर रहे हैं। बी स्कूल के टीचर्स के लिए सिर्फ वो बच्चे हैं, तो वो ऑनेस्टली असेस करेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस को। पूरा साल ये असेसमेंट चलता रहेगा और जब तक कि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता एक छोटे सिरे से शुरुआत की जा सकती है, एक छोटे सैंपल साइज से इस प्रकार से असेसमेंट की शुरुआत की जा सकती है। इसके बाद राइटर कहते हैं इवेंचुअली देखो गोल ये होना चाहिए कि स्टूडेंट खुद को अपने आप से इवेल्युएट कर सके, अपने साथियों को इवेल्युएट कर सके। देखो जब कोई स्टूडेंट अपने आप को इवेल्युएट करना सीख लेगा ना, उसको पता लग जाएगा कि मेरा फीडबैक क्या है, इवन वो अपने साथियों को इवेल्युएट करना सीख लेगा, तो फिर स्टूडेंट आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में देखो इवेल्युएशन करना अपने आप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय समय पर इंसान को आखिर तक अपने आप को इवेल्युएट करते रहना होता है, और अगर स्कूल में ही हम बच्चे को सिखा देते हैं कैसे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2005। ये फ्रेमवर्क भी इस बात पे फोकस करता है कि ह्यूमन वैल्यूज़ के फ्रेमवर्क में
बच्चे का इमोशनल, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, ना कि सिर्फ फोकस किया जाए एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो बेशक आज के समय में सिचुएशन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इस सिचुएशन में कम से कम ये फ़ायदा हम उठा सकते हैं कि एजुकेशनल असेसमेंट का जो तौर तरीका पिछले न जाने कितने वर्षों से चला आ रहा है, साल के अंत में बच्चे रट्टा लगाते हैं, उनका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, इतनी एंजाइटी क्रिएट होती है, फिर भी पूरा हम इवेल्युएट नहीं कर पाते बच्चों का होलिस्टिकली कितना डेवलपमेंट हुआ है। इस तरीके को बदलने का हमारे पास मौका है, तो कंप्लीट ऑटोनॉमी देनी चाहिए ऐसी एजुकेशनल कमेटीज़ को जिसमें स्टूडेंट हों, टीचर हों, एजुकेशनल लीडर हों, सेकुलर हों, रिसर्चर हों, जो कि इस चेंज को अपने तरीके से ला सकें। इसके साथ साथ देखो जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बच्चों की असेसमेंट में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को भी शुरू से तैयार किया जा सके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। मतलब वहाँ पे उनको जिस प्रकार की एजुकेशन मिलेगी वो उस प्रकार की एजुकेशन के लिए पहले से तैयार रहेंगे स्कूल्स में, अगर हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों की असेसमेंट, जो एजुकेशनल असेसमेंट है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एजुकेशनल असेसमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी पूरी दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान पर हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि यूएस के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इन्होंने 14 फरवरी को अनाउंस किया कि 11 सितंबर से पहले, चूँकि यूएसए पर हमला हुआ था 2001 में 11 सितंबर को, तो यूएसए के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया है 11 सितंबर से पहले यूएस की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान को छोड़ के चली जाएंगी। हुआ क्या था, 2001 में यूएसए के ऊपर अटैक हुआ था, 4 जगहों पर कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ था, जिसमें यूएसए के 2977 लोग मारे गए। और ये अटैक करवाया गया था अल-कायदा के द्वारा। अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है जिसको उस समय लीड किया जा रहा था ओसामा बिन लादेन के द्वारा, और ये संगठन ऑपरेट होता था अफगानिस्तान की धरती से, और उस समय अफगानिस्तान में रूल था तालिबान का। तो जैसे ही अल-कायदा ने ये अटैक करवाया, यूएसए ने चेतावनी दी तालिबान को कि आप सारे जो अपने संबंध हैं वो ख़त्म कर लीजिए अल-कायदा के साथ और ओसामा बिन लादेन को हमें सौंप दीजिए। तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और बदले में 2001 में ही यूएसए ने इंटरवेंशन कर दिया अफगानिस्तान में, ताकि ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जा सके और तालिबान को सत्ता से हटाया जा सके, क्योंकि तालिबान ने भी अल-कायदा का साथ दिया था। तो ये युद्ध जो है, देखो 20 साल हो गए अब इस युद्ध को चलते चलते। 2001 में स्टार्ट हुआ था और आज आ गया है 2021। 2011 में बेशक ओसामा बिन लादेन को यूएसए की फोर्सेस ने मार गिराया साथी देशों की फोर्सेस के साथ मिलके, और ओसामा बिन लादेन को मारा गया पाकिस्तान के एबोटाबाद में, जहां पे ओसामा बिन लादेन रहता था। वो जगह पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से चंद ही कदमों की दूरी पर थी। तो होना तो ये चाहिए था कि यूएसए पाकिस्तान को नेम एंड शेम करता कि देखो आपकी वजह से इतने साल लग गए, हम लादेन को नहीं पकड़ सके, आपकी वजह से ऐसा हुआ कि तालिबान को अभी तक पूरी तरह से हराया नहीं जा सका है। लेकिन अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है इस संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखी। बहुत बार यूएसए ने पाकिस्तान की आर्मी को डिफेंड करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की आर्मी की गलती नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की वजह से यूएसए अफगानिस्तान का युद्ध नहीं जीत सका। फिर भी यूएसए के डिप्लोमेट हैं काफ़ी बार पाकिस्तान की आर्मी को डिफेंड करते दिखे। इस युद्ध की वजह से यूएसए को $2.26 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। ये जो 20 साल अफगानिस्तान में युद्ध चला, इसकी वजह से $2.26 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। 2,41,000 अफगानिस्तान के लोग मारे गए। यूएस फोर्सेस के 2,372 जो जवान हैं वो भी मारे गए इस युद्ध में। इसके बाद राइटर कहते हैं इस युद्ध के दौरान 2001 से लेकर 2021 के बीच जो ये युद्ध चला अफगानिस्तान में, इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं आईएसआई, तालिबान और अफगान बेस्ड पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स यानी जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं। तो इन तीनों के बीच में एक अलायंस देखने को मिला और ये लिंक आगे भी कंटिन्यू रहेंगे।
एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो 1999 में जब इंडिया के एक विमान का अपहरण किया गया था IC-814, तो उस विमान को आखिरकार उतारा कहाँ पे गया था? अफगानिस्तान में। और उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का रूल था। जिन लोगों ने इस विमान का अपहरण किया था उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया गया तालिबान के द्वारा, और आखिरकार इंडिया को उस विमान को छोड़ने के जवाब में कुछ आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। तो ये क्यों मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हो पाया तालिबान की वजह से। और तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बीच में तो बहुत गहरे संबंध हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आता है कि USA की फोर्सेस जब अफगानिस्तान को छोड़ के जाएंगी तो क्या होगा? क्या तालिबान पीस की तरफ आगे बढ़ेगा, बातचीत करेगा अफगान गवर्नमेंट के साथ अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर तालिबान पूरी कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ जाए वायलेंस की सहायता से? देखो, इसका सीधा सीधा कोई आंसर नहीं है, लेकिन पास्ट से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ था? पहला पॉइंट, अफगानिस्तान में देखो कोई एक एथनिक ग्रुप के लोग नहीं रहते हैं। अफगानिस्तान भी एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। और तालिबान जो है ना, ये मेनली एक पाश्तून मूवमेंट है। मतलब तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं वो मेनली पाश्तून्स हैं। लेकिन अफगानिस्तान में और बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे ताजिक्स, किर्गिज, बलूचिज, टर्कमैन, उज्बेक्स, इस प्रकार के टोटल 14 एथनिक ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में। और तालिबान को सपोर्ट हासिल है सिर्फ एक एथनिक ग्रुप का, वो है पाश्तून्स। और टोटल पाश्तून पॉपुलेशन अफगानिस्तान में है 40.9%, यानी 41% के आसपास। ताजिक्स हैं 37% से लेकर 39% के बीच। और देखो, पाश्तून्स जो हैं वो मेनली साउदर्न अफगानिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे मेनली आपको पाश्तून्स मिलेंगे और नॉर्दर्न इलाके में आपको मिलेंगे ताजिक्स। पाश्तून्स की पॉपुलेशन है 41% और ताजिक्स की पॉपुलेशन है 37% से लेकर 39% के बीच में। और ताजिक्स जो हैं वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ना एक लाइन है, डूरड लाइन। ये डूरड लाइन है। अब तालिबान का एक सेक्शन ऐसा भी है जो इस लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तान में भी पाश्तून्स रहते हैं, तो बहुत बार पाश्तून नेशनलिज्म की भी बात होती है। पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करता है कि पाश्तून नेशनलिज्म की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाश्तून्स का अगर नेशनलिज्म इमर्ज होकर आता है तो फिर पाकिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी आती है, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता। इवन तालिबान का एक सेक्शन इस लाइन को भी नहीं मानता। वो बोलते हैं कि लाइन आगे होनी चाहिए और पाकिस्तान के एक बड़ा हिस्सा जहां पे पाश्तून्स रहते हैं उस एरिया को भी क्लेम किया जाता है तालिबान के एक सेक्शन के द्वारा। एक प्रॉपर जगह का नाम भी दिया हुआ है। पाकिस्तान में एटोक के पास जो इंडस रिवर जहां से गुजरती है ना, वहां तक है अफगानिस्तान, ऐसा मानना है अफगानिस्तान के कुछ पाश्तून्स का, यानी तालिबान के कुछ सेक्शन का। मतलब सारे जो पाश्तून्स हैं वो तालिबान का पार्ट नहीं है, लेकिन एक बताने के लिए है कि कुछ अफगानिस्तान के जो पाश्तून्स हैं वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान में एटोक के पास जो इंडस रिवर निकलती है वहां तक अफगानिस्तान का एरिया है। इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन बड़ा ये इमर्ज होके आता है कि चलो मान लिया USA तो अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, बाकी बड़े देश जैसे चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान, इन सब का अभी अफगानिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्ट है? एक मेजर रीजन ये है इन बड़े कंट्रीज के इंटरेस्ट होने का। अफगानिस्तान में देखो मिनरल रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे हाई क्वालिटी के एमराल्ड्स और रूबीज मिलते हैं, कॉपर की, आयरन ओर की, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की काफ़ी सारी माइंस हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ भी हैं। इसीलिए USA जो छोड़ के जा रहा है अफगानिस्तान को, बाकी बड़े जो देश हैं उनका इंटरेस्ट जग गया है ज़्यादा अफगानिस्तान में, खास करके चाइना इनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट है। चाइना अफगानिस्तान के मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसको एक्सप्लोइट करना चाहता है। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो देखो अफगानिस्तान में हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार हो जो उसके इशारों पर काम करे। इसके कई सारे फायदे पाकिस्तान को होंगे अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है अफगानिस्तान में। एक तो देखो, पाकिस्तान इनसिक्योर महसूस करता है इंडिया से। इंडिया ने काफ़ी
डेवलपमेंट करवाई है अफगानिस्तान में, काफ़ी इन्वेस्ट किया है, और इससे पाकिस्तान को डर लगता है। पाकिस्तान को लगता है कि कहीं इंडिया अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल ना कर ले पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आए जो उसके इशारों पर काम करे या फिर उसका साथ दे। दूसरा, जैसे देखो 1996 से लेकर 2001 के बीच में होता था, उस समय तालिबान का रूल था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान करता था इंडिया के खिलाफ आतंकी संगठन को सपोर्ट करने के लिए। मतलब वो आतंकवादी जो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, काम करते थे, उनको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करता था। जैसे देखो पाकिस्तान बहुत चालाक है, पाकिस्तान को पता है कि अगर आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की धरती पर काम करते हैं तो फिर खतरा है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। तो इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि वो आतंकी संगठन जो इंडिया के अगेंस्ट एक्टिव हैं वो फले फूले अफगानिस्तान की धरती पर, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किया जाए। इससे वो खतरा खत्म हो जाएगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। ऐसा पाकिस्तान पहले करता था 96 से लेकर 2001 के बीच, और फिर से ऐसा कर सकता है अगर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाता है। एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। हमारे देखो जो इंडिया के कंसुलेट्स ऑफिस हैं अफगानिस्तान में, हेरात में हैं, जलालाबाद में हैं, इंडिया की एम्बेसी है काबुल में, इन पर अटैक हो चुका है, और वो अटैक हुआ था पाकिस्तान के इशारे पर। इंडिया के जो इंजीनियर या फिर प्रोफेशनल स्टाफ काम करते हैं अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, उन पर भी अटैक हो चुका है, और ये अटैक हुआ था किसके इशारे पर? पाकिस्तान के इशारे पर। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो समय के साथ, समय के बीतने के साथ तालिबान कोशिश तो जरूर करेगा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने की, लेकिन राह पहले की तरह आसान नहीं है। एक तो तालिबान का ज़्यादातर होल्ड रूरल इलाकों में है, शहरी इलाकों में नहीं है। दूसरा, देखो 1996 से लेके 2001 के बीच में जब तालिबान सत्ता में काबिज हुआ था ना, तो तालिबान के अगेंस्ट एक अलायंस बना था, नॉर्दर्न अलायंस। अहमद शाह मसूद उसके लीडर थे। उस नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था काफ़ी सारे देशों ने, इंक्लूडिंग इंडिया ने, ईरान ने। इन देशों ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था तालिबान के विरुद्ध। तो कहा यह जाता है कि अगर तालिबान अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेगा यूएसए के जाने के बाद, तो फिर से इस प्रकार का कोई अलायंस बन सकता है। तो इंडिया को उस अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए। यानी यूं कहें, अभी जो अफगान गवर्नमेंट है जो लड़ाई लड़ेगी तालिबान के अगेंस्ट, क्या इंडिया को अफगान गवर्नमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, खुलेआम वेपन्स प्रोवाइड करके, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके, एयर पावर प्रोवाइड करके और पैसे देके, या फिर नहीं करना चाहिए? इस बारे में इंडिया को क्रिटिकली एनालाइज करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तालिबान के कुछ सेक्शंस के साथ इंडिया को अपना कम्युनिकेशन चैनल जरूर ओपन रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो वही टाइम फिर से आ जाए 1996 से लेकर 2001 के बीच का, कि तालिबान के साथ हमारा कोई कम्युनिकेशन ही ना हो। फिर तो इससे पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा, और इंडिया ने जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट हमारी खतरे में आ जाएगी। इसलिए तालिबान के सेक्शंस के साथ में हमें अपना कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जरूर बरकरार रखना चाहिए। और देखो दूसरे देशों की अगर हम बात करें, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ कैसे हैं, मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। रसिया, पहले तो देखो रसिया ने भी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था 96 से लेकर 2001 के बीच तालिबान के अगेंस्ट। बट अब रसिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, रसिया तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अगर देखो तालिबान तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों के साथ लगते बॉर्डर पर भी आ जाता है, यहां भी तालिबान की प्रेजेंस हो जाती है, तो फिर रशिया कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जो देश है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये पहले रशिया के साथ यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो अभी जो रशिया है वो नहीं चाहेगा कि तालिबान की जो प्रेजेंस है वो इन देशों के साथ लगते बॉर्डर तक पहुंचे और कल को तालिबान इन देशों में भी घुसने की कोशिश करें। ऐसा रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए किस हद तक रशिया तालिबान का समर्थन करेगा वो देखने वाली बात होगी। और यही चीज़ देखो ईरान के साथ है। 96 से लेकर 2001 के बीच ईरान ने
तालिबान के अगेंस्ट नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था, लेकिन अब ईरान जो है वो तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है। बट अब दिक्कत ये है कि अफगानिस्तान में जो सिया इलाके हैं या फिर नॉन पाश्तून इलाके हैं जो जिनका ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, वहां पे अगर तालिबान अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश करता है, ईरान के साथ बॉर्डर लगते इलाकों में जो सिया इलाके हैं वहां पे तालिबान कब्जा करता जाता है, तो फिर ईरान कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाली चीज होगी। क्या तब भी ईरान तालिबान को सपोर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि ईरान ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे तालिबान की सिया इलाकों में प्रेजेंस हो, डोमिनेंस हो, ऐसा ईरान बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर देखो, बाकी देशों की तरह इंडिया को भी अपने पत्ते सोच समझ के खेलने चाहिए। इंडिया को यह भी देखना चाहिए कि बाकी जो देश हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं तालिबान को लेके। क्या जब उनके इंटरेस्ट खतरे में पड़ते हैं तब भी वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तालिबान के साथ एंगेज करना जारी रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं? तो ये सारा डिस्कस करने के बाद लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, देखो सिचुएशन आने वाले समय में अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होने वाली है। तो इंडिया को अफगानिस्तान में अलग अलग सेक्शंस के जो लीडर्स हैं उनके साथ संपर्क में रहना होगा, उनके साथ लगातार एंगेज करते रहना होगा, क्योंकि इतनी आसानी से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। देखना यह भी होगा कि अफगान गवर्नमेंट को यूएसए से फर्दर असिस्टेंस मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लगातार मॉनिटर करने की आवश्यकता है। इंडिया को यहाँ पे एक्टिवली सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा और डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान से संबंधित। अफगानिस्तान में वैसे इस सारी सिचुएशन को देखते हुए एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इंडिया नीड्स टू केयरफुली कैलिब्रेट इट्स पॉलिसी चॉइसेस इन अफगानिस्तान। इंडिया को बहुत ही ज़्यादा सावधानीपूर्वक अपनी अफगानिस्तान में जो पॉलिसी चॉइसेस हैं उनको कैलिब्रेट करने की आवश्यकता है। एनालाइज करना है आपको 250 वर्ड्स में, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।